नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसे कि मैं आपके आज 9वां पार्ट ले रहा हूं। आज 9वें पार्ट में हम लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे 2018-19 वाले। ठीक है, आज उसमें हम एक पेपर सॉल्व करा देते हैं जिसमें सारे मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो आज सॉल्व करवाते हैं, स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उन सभी को देख ले, एक बार बहुत जरूरी है। सारे के सारे 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ये गारंटी है मेरी। आज नहीं मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, लास्ट ईयर के आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर का। ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है, आधा कुशल। ए बी से आधा कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है, कुशल है। बी अकेले उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, 6 दिन में पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? कितने समय में करेंगे? ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, एक बार टाइम एंड वर्क का एक बार देख लो। ए बी से आधा कुशल है, ए जो है बी से आधा कुशल है और बी जो है सी से 3 गुना कुशल है। तो बी अकेला उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 3 चीज दे रखी है हमें, ए बी और सी, 3 दे रखे हैं, ए बी सी। क्लियर बात? उसने कही ए जो है बी से आधा कुशल है, तो मैं लास्ट से चलता हूं, बी सी से 3 गुना कुशल है, तो मैं इसे 2 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 2। ठीक है, 2 नहीं लेता हूं मैं, 1 ले लेता हूं। जैसे 1 ले लेता हूं। यदि सी 1 यूनिट काम करता है तो बी 3 गुना काम करेगा, 3 गुना कुशल है, तो बी कितना करेगा? 3 गुना। क्लियर बात है? यानी बी, उसने कहा है बी सी से 3 गुना कुशल है, तो बी 3 गुना कुशल है, तो यदि सी 1 काम करता है तो बी कितना करेगा? 3। फिर उसने कहा ए जो है बी से आधा कुशल है, आधा कुशल है यानी कि बी 3 यूनिट काम करता है, तो ए कितना करेगा? 1.5 यूनिट। ये आ गई उनकी इफिशियंसी। क्लियर बात? एकदम इफिशियंसी आ गई है, यानी कि क्षमता आ गई। यानी ए बी से आधा काम करता है, बी सी से 3 गुना। अब हमें निकालना है टोटल वर्क, यानी कि कुल काम, यानी टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालने के क्या करेंगे? उसने कहा बी अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। बी अकेला क्या दिन में करता है? 6 दिन में। तो यहाँ पे लिखा बी अकेला 6 दिन में करता है, तो बी 1 दिन में करता कितना है? 3 यूनिट। कितना करता है? 3। तो 6 दिन में कितना करेगा? 18 यूनिट। क्लियर बात? एक बार और देखो, बी अकेला उस कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, तो बी 1 दिन में करता कितना है? 3 यूनिट। तो 6 दिन में कितना करेगा? 18 यूनिट। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। क्या आ गया? टोटल वर्क। अब उसने पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे मैं जोड़ू, तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं? ये इनका 1 दिन का कार्य है सबका, तो यानी तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1.5 और 3 4.5 और 1 5.5, यानी 1 दिन में 5.5 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे लिख दो 18 और बटे 5.5। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 से काटा 11 बार और 5 से काटा 36 बार। कितनी बार? 36 बार। अब 11 का डिवाइड किया, कितनी बार गया? 11 दिया 33, तो बचा कितना? 3। 3 सही 3 बटे 11 दिन। और पॉइंट में आता है तो 3.2 डेज। 3 पॉइंट यहाँ पे और बढ़ा दो, 11 दूनी 22 8, 2.7 डेज। ठीक है, पॉइंट में आता है तो ये आंसर होगा, बिना पॉइंट के तो ये क्वेश्चन होगा। क्लियर बात एकदम? एक बार और देख लीजिए, ए बी से आधा कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल। बी सी से 3 गुना कुशल है, यानी सी 1 यूनिट करता है तो बी कितना करेगा? क्योंकि 3 गुना कुशल है तो 3 यूनिट करेगा। ए बी से आधा कुशल है, ये 3 यूनिट काम करता है तो ये आधा करेगा, कितना होगा? 1.5। उसने क्या कहा कि
बी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है। यदि बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा? 18 यूनिट, यानी कि 18 यूनिट आ गया टोटल वर्क। अब तीनों का पूछा है तो तीनों को जोड़ा और डिवाइड कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बात? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है, एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए, शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। शंकु का व्यास ज्ञात करें। ठीक है, यहां पे हमें दे रखा है कि एक गोले को पिघलाया गया और उसे किस में ढाला गया? शंकु में ढाला गया। ठीक है, जब भी एक वस्तु दूसरे में ढाला जाता है तो उनके आयतन बराबर होते हैं, तो यहां पे लिखना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन मैं लिख रहा हूं, पर फॉर्मूले तुम्हें नहीं लिखना है। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3, यहां पे R1 लगा देना क्यू। ठीक है, यहां पे देखो पाई से तो पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। क्लियर बात? हमें यहां पर रेडियस निकालनी है, तो आर स्क्वायर बराबर एच हमें कितनी दे रखी है? 10। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10, और यहां पे लिखा 4, और गोले की ऊंचाई कितनी, गोले की त्रिज्या कितनी है? 10, तो यहाँ पे 10 गुना 10 गुना 10, एक 10 से तो एक 10 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा बाबू? आर स्क्वायर बराबर 10 ढाई 100, 100 की 4 में गुना करी 400। आर स्क्वायर बराबर ये किसका स्क्वायर है? 20 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो रेडियस कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। पूछा हमसे क्या है? व्यास। व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि 2 गुना 20, तो व्यास कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर बात? एकदम दूसरा देखते हैं, एक बार और देख लीजिए। एक उसने क्या कहा? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु में बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास करना है। तो जब भी एक वस्तु दूसरे में ढाला जाए तो उनके आयतन बराबर होते हैं, तो यानी शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, यानी शंकु का आयतन कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें रेडियस निकालनी है किसकी? शंकु की, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10। यहाँ पे 4 का 4, रेडियस कितनी दे रखी है गोले की? 10, तो 10 की 3 पावर 3 का 3 बार गुना, एक 10 से 10 कैंसिल, 10 की 10 में गुना करी 100, 100 की 4 में गुना करी 400, 400 किसका स्क्वायर है? 20 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो त्रिज्या कितनी आ गई? 20। तो हमें व्यास निकालना है, व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। क्लियर बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स ने, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने पैदल कुछ दूरी कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष
तथा शेष दूरी साइकिल से शेष दूरी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो एक्स द्वारा पैदल की गई एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी है? एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी। ठीक है, तो यहां पे हमें करना क्या है, उसने क्या कहा 75 किलोमीटर की दूरी में 75 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगता है? 8 घंटा। नहीं देख लो, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी 75 किलोमीटर में कितना लगता है? 8 घंटे। ठीक है, उसने कही कुछ पैदल, यहां पे लिख दिया मैंने पैदल और कुछ साइकिल से। दो तरीके से दूरी तय की है, कुछ पैदल और कुछ साइकिल से। पैदल चाल कितनी थी? पैदल चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी पैदल? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और साइकिल द्वारा कितनी थी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। उसने कही कुछ दूरी उसने पैदल तय की, कितने से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुछ दूरी तय की साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि ये देखो उसने 8 घंटा में पूरी दूरी तय की है। कितने में? 8 घंटा। यदि वह पूरी 8 घंटा पैदल जाता, ये समझो, यदि वह पूरी दूरी पैदल जाता तो 1 घंटे में कितना जाता था? 5 किलोमीटर। तो 8 घंटे में कितना जाएगा? 40 किलोमीटर। यदि सारी दूरी वो पैदल तय करता, 8 घंटे चलता, तो कितनी दूरी जाता? 40 किलोमीटर। क्लियर बात। अब यदि वह साइकिल से पूरी दूरी जाता, यदि पूरे 8 घंटे वह साइकिल से जाता, तो 12 अट्ठे 96, तो साइकिल से कितनी जाता? 96 किलोमीटर। कोई दिक्कत? यानी 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है, तो 8 घंटे में कितना जाता? 96 किलोमीटर। अब ये देखो, ना तो उसने 40 किलोमीटर दूरी तय की, ना 96 किलोमीटर। दूरी तय कितनी की है? 75 किलोमीटर। यानी इन दोनों का कंबाइन करके दूरी कितनी तय की है? 75 किलोमीटर। तो इसे बोलते हैं एलिगेशन। जब भी शेष दूरी दो भागों में बटी हो तो एलिगेशन लगाना है, यानी कि कुछ दूरी पैदल कुछ साइकिल से, इन दोनों को कंबाइन करके कितनी है? 75 किलोमीटर। अब माइनस करना है सीधा सीधा, 96 में से 75 गए, कितना बचेगा? 21 किलोमीटर। ठीक है, 21 कर दिया माइनस। अब इधर माइनस के रहते कितना आ गया? 35। अब ये एक टेबल से काटे, 7 या 21, 7 पन्ना 35। यदि टाइम का रेशियो पूछता तो यही आंसर होता, 3:5। पर हमें दे कितना रखा है? 3 और 5 टोटल कितने हो गए? 8। 8 की जगह दे कितना रखा है? 8 ही घंटा दे रखा है। कितना दे रखा है? 8। तो 1 गुना है। हमें पूछा किसका? पैदल द्वारा पूछा, तो पैदल में उसे कितने समय लगा? 3 घंटे लगे। कितने लगे पैदल में? 3 घंटे। अब उसने दूरी पूछी है, पैदल कितनी दूरी तय की, तो 1 घंटा में जावे कितना? 5 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना जाता था? 5 किलोमीटर। तो 3 घंटा में कितना जाएगा? 15 किलोमीटर। क्लियर बात एकदम। एक बार और देख लो, एक एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसने कहा कुछ दूरी पैदल की, उसने चाल कितनी थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ उसने साइकिल से की, चाल कितनी थी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे टोटल 8 घंटे लगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यदि वह पूरी दूरी पैदल जाता तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाना है, तो 8 घंटे में कितना जाता? 40 किलोमीटर। यदि वह 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता तो 8 घंटे में कितना जाता साइकिल से? 96 किलोमीटर। ना इतनी गया ना इतनी गया, कितना? 75 किलोमीटर। तो बीच में 75। तो इसमें से ये माइनस किया 21, इसमें से माइनस किया 35। रेशियो बनाए 3:5, 8। 8 की वैल्यू 8 है। 1 गुना 1 की गुना इसमें कर दी, कितना आ गया? 3 घंटा। यदि वह समय पूछता कि पैदल में कितना समय लगा, तो कितना लगा? 3 घंटा। 1 घंटे में जाता कितना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटे में कितना जाएगा? 15 किलोमीटर। क्लियर बात। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर बात एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं आपको। इसे सही से एक बार रिवीजन मान लो बढ़िया तरीके से। लास्ट टाइम रिवीजन है, और 20 तारीख से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसकी डेली शाम को 7 बजे क्लास डाल दी जाएगी, डेली करेक्ट 7 बजे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग है? निम्नलिखित में से
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो पूर्णांकों का न्यूनतम है? कौन से दो पूर्णांक का योग, दो पूर्णांक को करना, पूर्णांकों का योग न्यूनतम है, न्यूनतम है, न्यूनतम है, न्यूनतम है, जिनका गुणनफल 64 है, जिनका गुणनफल 64। अब यहां पे देखो दो पूर्णांक है जिनका गुणनफल कितना दे रखा है? 64। कितना दे रखा है? 64। अब यहां पे मैं न्यूनतम बताना है, तो ऐसे जिसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक है 10, एक है 12, दूसरा है 8, तीसरा है 20 और चौथा यानी कि सी था ये, चौथा है 16। अब यहां पे देखो इसके 64 किस किस के टेबल मारा है, यहां पे मैं लिख देता हूं 64। एक दो संख्या है जिनका गुणनफल कितना है? 64। तो किस किस के में आता है? एक 16 चौका 64 आता है, देख लो एक बार। एक 8 की 8 में गुना करी 64 आता है, एक 32 गुना 2 64 आता है। तो हमेशा ये देखो कि यदि स्क्वायर आ रहा है तो उसका योगफल हमेशा न्यूनतम होगा, ठीक है। और किसी के में तो होगा ही नहीं। सबसे न्यूनतम किसके में? 2, 8, 16। 8 लोगे तो 8 की 8 आ जाएगी, 16 लेंगे तो यही आ जाएगा। तो इनका योगफल देखो इसका कितना होगा? 20। 16 में 4 जोड़े, इनका गुणनफल 64 है सभी का। कितना है? 64। अब इनका योगफल पूछा है, अब इनका जोड़ के देखो योगफल कितना आएगा इनका योगफल। इसका आता है 20, इसका आता है 16 और इसका आता है 34। अब सबसे छोटा पूछा, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 16। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लो। दो पूर्णांक है, उनका योग न्यूनतम कितना होगा? न्यूनतम पूछा है, जिनका गुणनफल कितना है? 64। तो 64 हमारा गुणनफल है 64। तो दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणनफल कितना हो? 64। तो वो किसके में आता है? 16 चौका 64, 8 की 8 में गुणा करी 64, 32 की 2 में गुणा करी 64। 64 एक हम 64 होते हैं तो मैक्सिमम ही आएगा। तो न्यूनतम पूछा है, तो यहां पे मैं एक और लिख देता हूं, यदि मैक्सिमम पूछे तो 64 एकम 64, तो मैक्सिमम हो जाएगा 65। यदि अधिकतम पूछा तो आंसर था 65, न्यूनतम पूछे थे कितना है? 16। क्लियर बात एकदम। न्यूनतम पूछे थे कितना आएगा? 16 और अधिकतम पूछे थे कितना आएगा? 65। क्लियर बात एकदम। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर बात। यदि किसी में डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो कमेंट्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर, मैं पेपर ही सॉल्व करा रहा हूं, पेपर के सारे क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, जिसमें 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। गुणा किया जाना चाहिए। बिल्कुल पेपर की लेंगे। अब इसमें देखो उसने क्या कहा कि 1200 में हम किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कुल मिला के एक क्वेश्चन है, 1200 में कितने से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो करना कुछ नहीं है, 1200 का एलसीएम निकालो, फैक्टराइजेशन करो। 2 से काटा कितना है? 600। 2 से काटा कितना है? 300। 2 से काटा है 150 और 2 को काटा कितना है? 75। 75 को 3 से काटा कितनी बार गया? 25 और 25 को काटा 5 से 5 बार। क्लियर? एक आ गया। अब यहाँ पे 2-2 के पेयर बनाने, क्या करना है? 2-2 के पेयर बनाने।
तो यहाँ पे इसका पेयर बनना है, इसका। अब पेयर किसका नहीं बना है? 3 का। तो गुणा कितने से की जानी चाहिए? 3 से। गुणा कितने से की जानी चाहिए? गुणा बराबर 3। 3 से गुणा करने पर लिख देना, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जिनका पेयर नहीं बना है, ये ध्यान देना, जिनका पेयर नहीं बना है उसी से गुणा करनी है। पेयर किसका नहीं बना है? केवल 3 का। तो 3 से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग। यदि भाग भी पूछता तो यानी पेयर के अलावा जो संख्या बचती उसी से भाग करना था। गुणा भी उसी से करनी है और भाग भी उसी से करने है। ठीक है, क्लियर बात एकदम। हमेशा जब भी पूर्ण वर्ग पूछे तो करना क्या है? फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद दो दो के पेयर बनाने, पेयर बनाने के अलावा जो संख्या बची है उसी से भाग देना है और उसी से गुणा करनी है। यदि भाग पूछा कि किससे कितने से भाग किया जाए तो 3 से ही भाग दिया जाना था, और गुणा के लिए पूछे तो 3 से ही गुणा करनी है। क्लियर बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है एकदम। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 3 प्लस अंडर रूट दोबारा ब्रैकेट 27 प्लस अंडर रूट फिर ब्रैकेट 73 प्लस फिर ब्रैकेट नहीं 64, 3 बार ब्रैकेट बनता है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा लास्ट से सॉल्व करना है। क्या करना है? लास्ट से सॉल्व करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका अंडर रूट कितना होता है? 64 का रूट होता है 8। कितना होता है? 8। 73 और 8 जोड़ देने, 73 और 8 कितने होते हैं? 81। कितना होता है? 81। अब 81 का रूट कितना होगा? 9। तो यहाँ पर आगे 9, 27 में ये जोड़ना है, 27 में ये जोड़ना है, 27 और 9 कितने हो गए? 36। 36 का रूट कितना होता है? 6। 6 यहाँ पे लिख दिया। अब जोड़ना कितना है? 6 और 3 9। तो अंडर रूट में 9 आ गया। 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 9। एक बार और देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो लास्ट से सॉल्व करना है। लास्ट से कैसे सॉल्व करेंगे? 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8। 8 को 73 में जोड़ा तो कितना है? 81। 81 का अंडर रूट कितना होता है? 9। 9 को 27 में जोड़ा कितना है? 36। 36 का अंडर रूट कितना होता है? 6। 6 को 3 में जोड़ा 9, अंडर रूट 9। 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात है एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर करके दिखा रहा हूं जिससे तुम्हें ये लगे कि बिल्कुल बेहतरीन है एकदम, तुम्हें ज्यादा हार्ड नहीं लगेंगे कोई भी। अगला क्वेश्चन दे रखा है उसका है रेशियो प्रपोर्शन का, अनुपात समानुपात का। x अपॉन वाई इक्वल टू 4 अपॉन वाई है, 4/5। x अपॉन वाई इक्वल टू 4/5 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 7x प्लस 6y बराबर 29। 7x प्लस 6y बराबर 29। क्लियर बात। तो हमें y का मान फाइंड करना है, y का मान ज्ञात करना है। अब यहां पे देखो करना क्या है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यहां पे लिखना है, इनके साथ वैल्यू लगा लो कि x की वैल्यू 4 यूनिट है और y की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट। क्लियर बात एकदम। हमें करना क्या है? x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू 4 यूनिट और y की वैल्यू 5 यूनिट। क्लियर बात। अब यहाँ पे करना क्या है? x की जगह 4 यूनिट रखना है, y की जगह 5। चलो रखते हैं, x की जगह क्या रखा? 4 यूनिट। 7 गुना 4 यूनिट प्लस 6 गुना y की यूनिट कितनी है? 5। तो 5 यूनिट बराबर कितना आ गया? 29। तो मैंने इसमें गुना करी, 7 चौक 28 यूनिट। क्लियर। 6 पंजे 30 यूनिट। क्लियर एकदम। अब यहाँ पे आ गया 29। 28 और 30 कितने होते हैं? 58। 58 यूनिट बराबर 29। कितना आ गया? 29। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, 29/58 कितनी आ गई? 29/58। 29 से काटा, 29 से कम 29, 29 दूनी 58। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब पूछे किसकी? y की वैल्यू पूछिए, तो y बराबर 1 यूनिट की वैल्यू रख दो, 1/2 गुणा कर दो, कितनी आई? 5/2 कितनी होती है? 2.5। तो y को मान कितना आ गया? 2.5। यदि x का पूछा तो x में गुणा कर देते, x का भी निकाल देते हैं। 4 गुना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1/2। 2 से 4 को काटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर बात है एकदम, कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया है कि x अपॉन वाई इक्वल टू 4/5 है।
x अपॉन वाई इक्वल टू कितना 4/5। और उसने क्वेश्चन में दिया है कि 7x प्लस 6y इक्वल टू 29 है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू लेट कर ली 4 यूनिट है, ये रही 4 यूनिट, और y की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट। क्लियर बात, मैंने x की जगह क्या रख दिया 4 यूनिट और y की जगह क्या रख दिया 5 यूनिट। तो 7 की 4 में गुणा करी 28, 6 की 5 में करी 30, तो दोनों को जोड़ा कितना आ गया 58। 29 को 58 से डिवाइड किया कितना आएगा 1.1/2। जिसकी पूछे उसमें गुणा कर दी, y की पूछे तो y में गुणा कर दी, 5 गुणा 1 तो 5 का आधा कितना होता है 2.5, x का पूछे तो x में गुणा कर दे। क्लियर बात, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो आए भी हैं, सारे के सारे आसान है। अब चलते हैं, जो मैंने कराए बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन है, सबकी प्रैक्टिस कर लो बेहतरीन तरीके से, क्योंकि सभी क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम दो और 60 है, 2 और 60 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 14 अधिक है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आए जब कहना। हमें क्या दे रखे हैं, हमें 3 चीज दे रखी है, एक एचसीएफ दे रखी है, एक एलसीएम दे रखा है, एक उनका अंतर दे रखा है a माइनस बी, यानी दो संख्या का अंतर दे रखा है। हमें एचसीएफ कितना दे रखा है 2, एलसीएम कितना दे रखा है 60 और अंतर कितना दे रखा है 14। क्लियर बात है एकदम। देखो क्या क्या दे रखा है, दो संख्या दे रखी है, दो संख्या का हमें एचसीएफ दे रखा है 2, एलसीएम दे रखा है 60 और अंतर दे रखा है 14, यानी एक संख्या दूसरी से 14 बढ़ी है, इसका मतलब उसका अंतर है वो। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 14। अब करना क्या है, बिल्कुल आसान तरीके बता रहा हूं, 2 से ये दोनों काट देंगे, जो एचसीएफ है उससे डिवाइड करने है। 2 से 60 को डिवाइड किया कितनी बार गया 30 बार, और 2 से 14 को डिवाइड किया कितनी बार गया 7। क्लियर बात। और दो संख्या ऐसी ढूंढनी है, यहाँ पे देखो दो संख्या ऐसी ढूंढनी है, गुणा करें तो 30 आए और माइनस करें तो 7 आए। दो संख्या ऐसी ढूंढनी है, गुणा करें तो 30 आए और माइनस करें तो 7 आए। तो दो संख्या ऐसी में कौन सी है, 10 या 30, कौन सी है 10 या 30, यानी कि 10 या 30 और 10 में से 3 के 7। क्लियर बात एकदम। दो संख्या कौन सी है, गुणा करी तो देखो 30 आ रहा है और 10 में से 3 के माइनस किया तो कितना आ रहा है 7। अब उसने संख्या पूछी है, हमने जिससे डिवाइड किया है उल्टी उनसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से गुणा कर दो दोनों में, तो एक संख्या आ गई हमारी 20 और एक आ गई 6। क्लियर बात। यदि बड़ी संख्या पूछो तो आंसर का 20, यदि छोटी संख्या पूछ सकता है तो आंसर कितना है 6। तो उसने छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या बराबर 6। क्लियर बात, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्लियर, यानी एक बार और देख लो, हमें क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दे रखे हैं, एचसीएफ लिख दिया एलसीएम लिख दिया, और उनका अंतर दे रखा है, अंतर यानी कि एक संख्या दूसरी से 14 अधिक है, इसका मतलब उनका अंतर दे रखा है कि a माइनस बी बराबर 14 है। तो करना क्या है, एचसीएफ से दोनों को काटना है, 2 से 60 को काटा 30 बार, 2 से 14 को काटा 7 बार। अब दो संख्या वे ढूंढनी है जिनका गुणा करे तो 30 आए और माइनस करे तो, क्योंकि माइनस लिख रहा है तो माइनस करे तो 7 आए। वो दो संख्याएं 10 या 30 और 10 में से 3 गए 7। अब हमने एचसीएफ से काटा तो दोबारा मल्टीप्लाई कर दी, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, तो छोटी संख्या 6 आ गई और बड़ी आ गई 20। यदि योगफल पूछता तो दोनों को जोड़ देते, 20 और 6 26। क्लियर बात एकदम। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इन सभी को बार बार प्रैक्टिस करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कपड़े का एक टुकड़ा
कपड़े का एक टुकड़ा, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया, 600 रुपए में खरीदा गया, खरीदा गया। 40 रुपये सिलाई शुल्क का भुगतान किया गया, 40 रुपये सिलाई शुल्क का भुगतान किया गया, भुगतान किया गया। सिलाई शुल्क का भुगतान किया गया। उसके बाद उसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया गया, 12.5% के लाभ पर बेच दिया गया, बेचा गया। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उसका विक्रय मूल्य, ज्ञात कर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब तक वो पैसे खर्च कर रहा है तो सब सीपी में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखो सीपी बराबर यानी कि लागत मूल्य बराबर, उसने कपड़ा खरीदा कितने का, 600 रुपए, कितने में, 600 रुपए पे, 40 रुपए उसने शुल्क पे यानी सिलाई शुल्क पे दे दिया, तो टोटल खर्च कितना उसका आ गया, 640 रुपए। बिल्कुल आसान है, यानी कि 600 रुपए का खरीदा, 40 रुपए का उस पर शुल्क लग गया, तो टोटल कितने हो गए, 640 रुपए। यहाँ पे लिखो सीपी और यहाँ पे लिखो एसपी। अब इन्हें तुम 100 मान के करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। अब देखो 12.5% इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 कितनी होती है, 1/8। अब सीपी हमेशा नीचे वाला होता है ओरिजिनल, यानी सीपी हमारा 8 रुपए, 8 पे 1 रुपए का लाभ कमा रहा है तो बेची कितने में, 9 रुपए में। 8 पे 1 का लाभ कमा रहा है तो बेची कितने में, 9 रुपए में। 8 की जगह देख कितना रखा है हमें, 640, यानी हमारा सीपी कितना है, 640। कितने गुना है 8 से 664 को डिवाइड किया, 8 8 जा 64, यानी 8 8 से 64, 80 गुना है, 80 की गुना इसमें कर दो, 80 की 90 में गुना किया कितना आ गया, 720 रुपया। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया, 720 रुपया। क्लियर बात। फ्रैक्शन वैल्यू हो तुम्हें हमेशा अच्छे से करने, कैलकुलेशन करनी सिखाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू पे बहुत ध्यान देना है। देख लो एक बार और देख लो, एक कपड़े को टुकड़े को 600 रुपए में खरीदा गया और उस पर 40 रुपए सिलाई शुल्क दिया गया, यानी 600 का खरीदा, 40 रुपए सिलाई शुल्क, टोटल कितने हो गए, 640। अब हमें उसने 12.5% लाभ कमाना है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/8, यानी सीपी हमारा 8 रुपए है। 8 पे 1 रुपए का लाभ कमाया तो बेचा कितने में, 9 रुपए में। 8 की जगह देख कितना रखा है, 640 रुपए। तो 8 को 640 से डिवाइड किया कितना है, 80। 80 की 9 में गुणा कर दी तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 720 रुपए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आज हम इतना ही रखते हैं, यानी कि सभी हमारी ये 8वीं वीडियो है, सभी को बढ़िया से देखें क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद।